अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन, गुड। इस लेक्चर से पहले हम जो पिछला लेक्चर था उसके कुछ जो कॉन्टेंट्स हमने कवर किए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो इन द लास्ट स्टडी टॉपिक्स वी डिस्कस अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, which is basically the rate of an alternative investment opportunity having similar risk. अगर आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हैं, अल्टरनेटिव्स पड़े हुए हैं और आप किसी एक को चूज़ करना चाह रहे हैं, तो जो चीज़ और जो इन्वेस्टमेंट्स आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए छोड़ेंगे उनमें यू गॉट टू ट्राई टू फाइंड आउट द सिमिलर रिस्क फैक्टर अपॉर्चुनिटी, और वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। और उस पर हमने डिफरेंट केसेस भी स्टडी किए थे। देन वी डिस्कस अबाउट द इन्वेस्टमेंट एंड द कंजम्पशन पैटर्न एंड डिफरेंट स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ द शेयर होल्डर्स। लेट्स अज्यूम कि किसी भी कॉर्पोरेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं जो आपको कैपिटल देते हैं, जो वेल्थ कॉर्पोरेशंस के हवाले करते हैं अपना, विद द ऑब्जेक्टिव दैट दे विल गेट द रिटर्न आउट ऑफ इट, तो उनके डिफरेंट एक गेम प्लान्स हैं, उनकी डिफरेंट एक ऑब्जेक्टिव्स और विशेज़ हैं, तो उनको एड्रेस करना भी एक क्रिटिकल टास्क है मैनेजर के लिए, और दैट इज नॉट ए सिंपल जॉब। लेट्स फाइंड आउट व्हाट वी गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर। नंबर वन इज कैलकुलेशंस ऑफ एनपीवी एंड रिटर्न on required rate of return, and managers and the interest of the shareholders. Under this topic that we're going to cover today is how to calculate the net present values and rate of return. And we are going to discuss and see the managers and the interests of the shareholders, the fundamental study result, valuing long-lived assets, and the present value calculation shortcuts. तो आए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एंड रेट ऑफ रिटर्न, एक एग्जाम्पल गिवन है, पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं। The opportunity cost of capital is 20% for all 4 investments. आपको एक कॉलम के अंदर इन्वेस्टमेंट गिवन है और उसके रिस्पेक्टिव कैश फ्लोज। इधर इनिशियल कैश फ्लो सी नॉट से डिनोट कर रही है एंड कैश फ्लो 1 जो आपको 1 साल के बाद मिलनी है वो भी गिवन है। तो इन्वेस्टमेंट 1 को देखते हैं, इन्वेस्टमेंट 2 को भी देख लें, उसके इनिशियल कैश फ्लोज एंड फ्यूचरिस्टिक कैश फ्लोज, फिर 3 एंड 4 को भी। उसके बॉटम के अंदर हमें दो क्वेश्चंस गिवन हैं। पहले में पूछा गया है विच इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट वैल्यूएबल, और दूसरे क्वेश्चन में सपोज ईच इन्वेस्टमेंट वुड रिक्वायर यूज ऑफ द सेम पार्सल ऑफ लैंड देयरफॉर यू कैन टेक ओनली वन, विच वन। तो इन तमाम अल्टरनेटिव्स के अंदर जो 4 गिवन है, हमारा ये टास्क है कि पहले तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि इन तमाम अल्टरनेटिव्स में जो कि इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें वर्थ किसकी ज़्यादा है। अगर वर्थ की हम बात करते हैं तो दैट मीन्स किसकी नेट वैल्यू जो कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट की है वो ज़्यादा होगी। देन वी गोइंग टू ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर आप उनमें से एक इन्वेस्टमेंट को चूज़ करना है तो किसको आप चूज़ करेंगे। सो अगेन इसी सिनेरियो को देखें और हम ये अज्यूम करते हैं कि किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर इफ़ यू बीइंग द फाइनेंशियल मैनेजर और आपका ये गोल है कि जी बिजनेस एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए, टेकअप करने के लिए आपके पास ये 4 इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं,
तो आप इन चारों में से किसी एक को चूज करेंगे, या आपको करना पड़ जाए तो किसको चूज करेंगे, और किस इन्वेस्टमेंट की वर्थ वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगेन रिकॉल करें कि अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो कि आपको नेट कंट्रीब्यूटेड वैल्यू, जितनी भी कंट्रीब्यूशन हुई है उसके बारे में बताएंगे, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि इनकी कैलकुलेशंस है। हमें यहां पे दो कॉलम गिवन है, जिसमें एक कॉलम विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट एनपीवी का गिवन है, जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू है, और दूसरा जो कॉलम है वो रेट ऑफ रिटर्न का या रिटर्न गिवन है उन इन्वेस्टमेंट्स के। तो अगर हम इसको स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि पहली इन्वेस्टमेंट जिसका C नॉट 10,000 था, और उस पे जो एक पे ऑफ मिलना है दैट इज बेसिकली C1 विद द डिस्काउंट रेट ऑफ 20%। तो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू आती है वो 5,000 आती है। उसका रिटर्न की साइड पे देखें, सो दैट इज बेसिकली द C1 माइनस C नॉट डिवाइड बाय C नॉट, और जब हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे देन वी गेट द रिजल्ट ऑफ 80%। और यही जो कैलकुलेशन है वो नीचे भी आप देख सकते हैं, जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू दूसरी इन्वेस्टमेंट की $2,500 है, और जिसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 80% है। एंड देन देयर इज अनदर इन्वेस्टमेंट जिसका नेगेटिव एनपीवी है एंड विद रिस्पेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 14%। और लास्टली वी हैव $1,333.33 NPV value of the fourth investment with their respective rate of return of 100%। तो रिकॉल करें, आपको ये मालूम करना है कि कौन सी इन चार अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वैल्यूएबल है, और अगर आपने इन चारों में से किसी एक को चूज करना हो तो कौन सी चूज करेंगे, जिस पे आपको वैल्यूज गिवन है एक कॉलम में, जिसमें एनपीवी की वैल्यूज गिवन है, जो कि आपको नेट वैल्यू या नेट वर्थ एट द एंड ऑफ द डे आपको वो बता रहा है, और उसके स्पेसिफिक रिटर्न्स गिवन है। अगर हम यहां पे क्लोजली देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेट अवे हम चूज नहीं करेंगे दैट इज विद द नेगेटिव एनपीवी, और जो कि इस जगह पे इन्वेस्टमेंट 3 है। तो अब आपके पास ऑप्शंस 3 ऑप्शंस रह जाती हैं, इन्वेस्टमेंट 1, इन्वेस्टमेंट 2 एंड इन्वेस्टमेंट 4। और इनमें से आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आप लेंगे और कौन सी ज़्यादा वर्थ रखती है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर ए, जो कि ये पूछा गया आपसे कि विच इन्वेस्टमेंट इज मोर वैल्यूएबल, और इसके अंदर आपका जो आंसर है दैट इज इन्वेस्टमेंट 1, सिंस दिस इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर्स हैज जनरेट हाईएस्ट एनपीवी विद मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न। जो कि अगर हम इधर देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस इन्वेस्टमेंट का जो एनपीवी है
ठीक है, वो $5,000 है और इसका इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ रिटर्न 80% है। कंपेयरिंग टू अदर्स जिसका एनपीवी लेस है, और अगर हम इस फोर्थ इन्वेस्टमेंट का भी देखें वो भी लेस है। क्वेश्चन नंबर बी का जो आंसर गिवन है दैट इज अगेन द इन्वेस्टमेंट नंबर 1 सिंस दिस इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर हैज हाईएस्ट कंट्रीब्यूटेड नेट वैल्यू। और हमें यह पता चलता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट 1 था उसकी एनपीवी जब हमने फाइंड की दैट इज द हाईएस्ट of rest of the alternative which is 5,000 with the respective ROR of 80%। क्योंकि ये जो 5,000 है इन्वेस्टमेंट के बाद इसकी सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है with respect to other investments, then you going to opt the investment number 1। तो हमें इस एग्जाम्पल से ये पता चला कि if somebody asks you and give you the task कि which investment or the alternative investments are better valuable in terms of a valuing it, तो आप हमेशा उसको चूज करेंगे जिसका एनपीवी पॉजिटिव आए और जिसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मैक्सिमम। सो देयर इज ए लिंक इन बिटवीन कि यू वैल्यू दैट इन्वेस्टमेंट मोर जिसका एनपीवी पॉजिटिव और प्लस रेट ऑफ रिटर्न मैक्सिमम हो। और जब चॉइस की बात आ जाए कि विच इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रेफरेबल, अगर आपके पास या आपको ये कहा जाए कि एक इन्वेस्टमेंट लेनी है देन यू गो फॉर दैट जिसका नेट कंट्रीब्यूटेड वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो, हाईएस्ट हो। और इसके अंदर हमने देखा कि जो एनपीवी 5,000 इन्वेस्टमेंट 1 का था वो सबसे ज्यादा था। सो दिस इज बेसिकली द वन ऑफ द फिनोमेना जिसको हम कहते हैं एडिंग इनटू द वैल्यू ऑफ द फर्म। नेक्स्ट स्लाइड पे गए तो पता चला कि जो डिसीजन रूल है वो इसी चीज की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है कि वी हैव टू इक्विवेलेंट डिसीजन रूल्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नंबर 1 नेट प्रेजेंट वैल्यू रूल एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट दैट हैव पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यूज एंड द रेट ऑफ रिटर्न रूल एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट ऑफर रेट्स ऑफ रिटर्न इन एक्सेस ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और यही हमने इस कैलकुलेशन में भी डिस्कस किया और फाइंड आउट किया कि जब रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा आपके डिस्काउंट फैक्टर से देन यू गोइंग टू चूज दैट ऑप्शन क्यों, और प्लस जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी तो आपने उस इन्वेस्टमेंट को चूज करना है। सो दिस इज बेसिकली द 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रूल्स in order to make a decision in the capital investment world. Now the fundamental result is our justification of the present value rule was restricted to 2 periods and to certain cash flow. Obviously हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि what about कि अगर 1 साल के अंदर जो आपको पे ऑफ्स मिल रहे हैं उसकी जब वैल्यू करने की बारी आएगी तो आप कैसे वैल्यू करेंगे और कैसी इन्वेस्टमेंट आप चूज करेंगे। लेकिन ये एक रिस्ट्रिक्शन इस पे हमने इम्पोज खुद ही की। However, the rule also makes sense for uncertain cash flows that extend far into the future. This is one of the sensible approach कि जब हम इन रूल्स को स्टडी करते हैं कि what if कि हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते and we try to figure out कि what about कि जो आपको पे ऑफ्स मिलेंगे किसी भी इन्वेस्टमेंट पे that is more than 2 periods, तो उसके अंदर जो आपका क्राइटेरिया है वो सेट बैठेगा कि नहीं। The argument goes like this: a financial manager should act in the interest of the firm's owners, its stockholder. हमने ये स्टडी किया कि जो मैनेजर है जो कि एक अपॉइंटेड बॉडी है जिसको मैनेजर जो है वो मैनेज करने के लिए फर्म्स के ऑपरेशन शेयर होल्डर वो अपॉइंट करते हैं, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है
कि जो फर्म्स के ओनर्स हैं, जो कि शेयर होल्डर हैं, उनकी जो वेल्थ जो इन्वेस्टेड है उसका ख्याल रखें, उसको मैक्सिमम करें और उस बेसिस पे जो फर्म की वैल्यू है उसको बढ़ाएं, इंक्रीज करें। और सेकंड, स्टॉक होल्डर्स डू नॉट नीड द फाइनेंशियल मैनेजर्स हेल्प टू अचीव द बेस्ट टाइम पैटर्न ऑफ द कंजम्पशन, क्योंकि ये आपको बताया कि शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स जो हैं उनके पास और भी अदर ऑप्शंस है कैपिटल मार्केट्स के अंदर जाके इन्वेस्ट करने के। उनके कंजम्पशंस अगर वो करना चाह रहे हैं, उनके जो कंजम्पशन प्लान्स है वो डिपेंडेबल नहीं है मैनेजर्स पे। लेकिन हाउ देन कैन द फाइनेंशियल मैनेजर हेल्प द फर्म्स स्टॉक होल्डर्स? देयर इज ओनली वन वे, बाय इंक्रीजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ ईच स्टॉक होल्डर स्टेक इन द फर्म। तो हमें ये पता चला इन पॉइंट से, 3 पॉइंट से, कि एक तो वेल्थ जो स्टॉक होल्डर्स की है जो कि उधार पैसा दे रही है ताकि उनका पैसा कैपिटल की सूरत के अंदर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स प्रोजेक्ट्स के लिए यूज हो और उसमें से वो अपना रिटर्न फाइंड आउट करें। तो ये टास्क मैनेजर को दिया जाता है कि वो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें, कैपिटल डिसीजन लें और फाइनेंस करें इसको कि उनकी जो वैल्यू है, जो वेल्थ की वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहे। और वो डिपेंडेबल नहीं है मैनेजर से, क्योंकि वो अपना पैसा कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट सेपरेट कंजम्पशन प्लान्स। लेकिन मैनेजर इस कंडीशन के अंदर, इस एनवायरनमेंट के अंदर उनको हेल्प आउट कैसे करेंगे कि अगर वो मेक श्योर करें कि जी उन इन्वेस्टमेंट्स में से वो इन्वेस्टमेंट चूज करें जो कि नेट वैल्यू को इंक्रीज करेगी, जो कि एक आपकी कंट्रीब्यूशन जो है, टोटल वेल्थ है, वैल्यू ऑफ द फर्म है, उसको एड्रेस कर रही है। इसी सूरत के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, दे फील वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड दे विल नॉट गो एनीवेयर एल्स। Despite the fact that shareholders have different preferences, they are unanimous in the amount that they want to invest in real assets. और हमने ये देखा कि शेयर होल्डर्स उनकी डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं, लेकिन उनको ये पता है कि दे वांट टू इन्वेस्ट इन द रियल एसेट्स। सारों को एक ऑप्शन बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट है, सारों के पास एक ही ऑप्शन है कि कैपिटल मार्केट में जाएं और रियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करें, और ताकि उनकी जहां पे ट्रेड हो रही है और वहां से प्रॉफिट अर्न करें। दिस मीन्स दैट दे कैन कॉपरेट इन द सेम एंटरप्राइज एंड कैन सेफली डेलीगेट ऑपरेशन ऑफ दैट एंटरप्राइज टू प्रोफेशनल मैनेजर्स। और नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शेयर होल्डर्स हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस, दे आर यूनानिमस इन द अमाउंट दैट दे वांट टू इन्वेस्ट इन द रियल एसेट्स। उनको पता है, उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, डिफरेंट प्रेफरेंसेस हैं। कोई कंज्यूमर भी करना चाह रहा है, कोई इन्वेस्टर भी करना चाह रहा है और कंजम्पशन एक फ्यूचर पीरियड के अंदर करना चाह रहा है। लेकिन एवरी सिंगल इन्वेस्टर दे नो वे टू इन्वेस्ट एंड दैट इज बेसिकली इन द रियल एसेट्स जो आपको कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट्स में मिलेंगे। और इस सूरत के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं वो बेसिकली अपनी जो अथॉरिटीज हैं, अपनी जो पावर्स हैं, बेसिकली वो डेलीगेट कर देते हैं टू द प्रोफेशनल मैनेजर्स, ताकि वो अपना ऑपरेशंस जो एक्सपर्टीज है, जो स्किल लेवल है, वो यूटिलाइज करें और बिजनेस एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से रन करके उनका जो ऑब्जेक्टिव है अचीव करने में मदद दें। And these managers do not need to know anything about the taste of their shareholders and should not consult their own tastes. और इन मैनेजर्स का ये जहन में रखिए कि ये टास्क नहीं है कि वो स्पेसिफिकली शेयर होल्डर्स को ऑन द पर्सनल नोट उनके टेस्ट का ख्याल रखें, उनके बिहेवियर का ख्याल रखें और उसको कोइंसाइड करें अपने भी टेस्ट के साथ, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज बेसिकली द सेम, द मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर वेल्थ। और वो उसी सूरत में आएगा when they opt those options in terms of investment capital decisions जिसमें वो जो investments हैं वो उसको positive net value find out करके दें। And their task is to maximize net present value. If they succeed, they can rest assured that they have acted in the best interest of their shareholders. Now,
व्हाट आर द मैनेजर्स एंड द शेयर होल्डर इंटरेस्ट? इसमें एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोज होता है इधर, विच इज डू मैनेजर्स रियली लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स? तो ऑब्वियसली हमने देखा कि अगर शेयर होल्डर्स डेलीगेट अपनी पावर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रोफेशनल मैनेजर्स को विद द होप कि वो उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखें, विद द होप दैट कि देयर वेल्थ विल मैक्सिमाइज इन द कमिंग पीरियड। तो इसमें एक जो सवाल जो इम्पोर्टेंट है जब हम इन दोनों की इंटरेस्ट की बात करते हैं वो इम्पोज होता है, डू मैनेजर रियली लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर? क्या वो अपनी जो शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट है, अपनी जो जिम्मेदारियां पूरी तरीके से अदा कर रहे हैं? दिस टेक अस बैक टू द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। रिकॉल हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम डिस्कस किया था, जो कि हम एजेंसी थ्योरी कहते हैं, जिसमें हमें पता था कि जो ओनर्स हैं बेसिकली वो एक एजेंट को हायर करते हैं जो कि प्रिंसिपल है, जो कि एजेंट को हायर करते हैं जो कि मैनेजर्स हैं, एंड दे बेसिकली इंटरेस्टेड their trust on the very shoulder of managers that they will act accordingly whatever they are desired। और उसको मैनेज करने के लिए उसके डिफरेंट कॉस्ट्स हैं, उसको मॉनिटरिंग के लिए ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि several institutional arrangements that help to ensure that the shareholders pockets are close to the manager's heart। अब हमें पता चला जो एक सरमायाकार है, जो एक शेयर होल्डर है, उसके पास जो भी वेल्थ है, जो भी पैसा है, दैट मैटर्स टू हिम, और वो एक ट्रस्ट फैक्टर को बिल्ड करने के लिए वो एक मैनेजर को या किसी भी कॉर्पोरेशन के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करता है विद द होप कि जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैनेजर अचीव करके दे, और जो हमें पता है कि उसकी जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करके दे। तो इस सिलसिले में क्योंकि जब ये प्रिंसिपल और एजेंट प्रॉब्लम आते हैं तो that going to be addressed through taking a different several institutional arrangements, ताकि जो शेयर होल्डर है उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उनकी एक डिज़ायर है, वो एड्रेस हो सके इन ए प्रॉपर मैनर। यूटिलाइजिंग देयर वोटिंग पावर, और हमने इसमें देखा इस सेवरल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के अंदर कि पहला पॉइंट है यूटिलाइजिंग देयर वोटिंग पावर। मिसाल के तौर पे कोई भी शेयर होल्डर है और दे आर बेसिकली द ओनर ऑफ द कॉर्पोरेट एक्टिविटीज, बट दे कैन नॉट मैनेज इट डायरेक्टली, जो कि हमें पहले पता है। सो उस अथॉरिटी को यूज करते हुए अगर वो ये देखेंगे कि जो कॉर्पोरेशंस है वो अंडर परफॉर्म कर रही है, मैनेजर्स अपना टास्क पूरी तरह पूरा नहीं अदा नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करेंगे? दे बेसिकली ट्राई टू रिप्लेस द बोर्ड इन द नेक्स्ट इलेक्शन, क्योंकि यही जो शेयर होल्डर है अपनी वोटिंग पावर से उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज कर देंगे, जो कि एक इलेक्टेड बोर्ड है। और इस सिलसिले में जब वो ये देखेंगे, रियलाइज करेंगे कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उनका एक विश है, जो उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बिल्ड किया था मैनेजर्स या बोर्ड ऑफ गवर्नेंस पे, अगर वो पूरी तरह अपनी ड्यूटीज अदा नहीं कर पा रहे और ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे, तो दे कैन इजीली एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स एंड चेंज एंड रिप्लेस देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल गिवन है नीचे कि चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ईस्टमैन कोडैक, जनरल मोटर्स, जेरोक्स, ल्यूसेंट, फोर्ड मोटर एटसेट्रा वर ऑल फोर्स्ड टू स्टेप असाइड। रिसेंटली पास के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे मेंशन है, कोडैक, जनरल मोटर्स, जेरोक्स, ल्यूसेंट, फोर्ड मोटर, these are very big giants। इनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत हाई है, लेकिन जब देखा कि ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स थे इनके वो अपना जो टास्क है पूरा नहीं कर पा रहे, जो ऑब्जेक्टिव जो टास्क शेयर होल्डर्स ने उनको दिए हुए थे, तो शेयर होल्डर्स ने क्या किया? नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर जनरल मीटिंग जो उनकी होती है उसमें उनको चेंज कर दिया, एंड दे आर फोर्स्ड टू स्टेप असाइड। तो इस सिलसिले में हमने देखा कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, जो पावर है शेयर होल्डर्स के पास, वो ये है कि दे कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग पावर, और वो जो एक पूरी मैनेजमेंट टीम है उसको चेंज कर देंगे। एक डायरेक्टर है जो कि प्लानिंग कर रहा है, जिसका काम डिसीजन लेना है, जो कि उसकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, उसके फाइनेंसिंग डिसीजंस है, जो कि
डेलीगेट कर रहा है अपनी अथॉरिटीज़ टू ए मिडिल एंड लोअर वर्कर्स। तो अगर वही जो मेन हेड है, इफ दैट नॉट बेसिकली गिविंग द डिजायर रिजल्ट्स, तो शेयर होल्डर्स के पास एक थ्रू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, ओके, सर्टन अरेंजमेंट है दैट दे कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग पावर एंड चेंज दैट पर्सन, जो कि हमने रिसेंट पास्ट के अंदर इस एग्जाम्पल में देखा कि दे बीन फोर्स टू स्टेप असाइड। As a result, the stock price tumble. This damages top management reputation and compensation. और जो एग्जाम्पल हमने लास्ट देखी जिसके अंदर वो जो चीफ एग्जेक्टिव्स थे, जब वो हटे, वो जब निकले अपनी जगह छोड़नी पड़ी, एंड दे बीन रिप्लेस्ड बाय द अदर कॉम्पिटेंट पर्सन्स। तो उस सिलसिले में ये जो इंफॉर्मेशन है ये मार्केट, कैपिटल मार्केट एब्जॉर्ब करती है और उसकी वजह से शेयर प्राइस गिरनी शुरू हो जाती है। एंड दिस बेसिकली इज ए बिग ब्लो टू द टॉप टियर। जो आपके टॉप मैनेजर्स हैं जो कि डिसीजंस ले रहे हैं, उनकी रेपुटेशन जो है वो ऑन स्टेक हो जाती है। एंड पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजर्स पे चेक्स कम्स फ्रॉम बोनसेस टाइड टू द कंपनीज अर्निंग्स और फ्रॉम स्टॉक ऑप्शंस व्हिच पे ऑफ इट स्टॉक प्राइस राइजेस बट आर वर्थलेस इफ द प्राइस फॉल्स बिलो ए स्टेटेड थ्रेशोल्ड। और यही बताया गया कि ये जो मैनेजर्स हैं, क्योंकि ये एजेंट्स हैं शेयर होल्डर्स के, इनके तमाम बोनसेस, इनकी जो पेज हैं, इनकी जो भी इनकम है वो उनकी परफॉर्मेंस पे है, वो अटैच है उनकी परफॉर्मेंस पे, और उनकी परफॉर्मेंस की जो रिफ्लेक्शन है वही शेयर प्राइस है जो कि मार्केट के अंदर ऊपर नीचे हो रही है। अगर शेयर प्राइस मिसाल के तौर पे जनरल मोटर्स के, जनरल इलेक्ट्रिक के, कोडैक के इंक्रीज करते हैं, तो जो बेटर ऑफ होंगे फ्यूचर के अंदर, जो फ़ायदा उठाएंगे, यही मैनेजर्स हैं, टॉप टियर टॉप मैनेजर्स हैं। अगर वो खुदा न खास्ता गिरती है तो ये जो डिक्लाइन है दैट इज शोइंग बेसिकली ए लॉस, ए डिक्लाइन इन द वेल्थ विच द शेयर होल्डर्स हैव गिवन टू दी टॉप मैनेजर्स। और उस हिस्से में उनकी जो बोनसेस हैं और उनके पेज स्ट्रक्चर्ड हैं और उनके जो भी बेनिफिट्स आ गए हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं। एंड दिस शुड मोटिवेट मैनेजर्स टू इंक्रीज अर्निंग्स एंड द स्टॉक प्राइस। और यही वो चीज़ है कि एक खास थ्रेश होल्ड से अगर वो नीचे गिरेंगे तो उनको नुकसान होगा, उनको बेनिफिट की जगह लॉस उठाना पड़ेगा। तो ये एक इंटरेस्ट है, ये एक मोटिवेशन चीज़ है जो कि मैनेजर्स के पास होती है कि वो किसी तरह शेयर प्राइस को इंक्रीज करें ताकि उनकी भी अर्निंग्स इंक्रीज हो। तो पता चला दिस इज ए वेरी क्रिटिकल जॉब ऑफ द मैनेजर हु आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल for the operations of the corporation, because they need to identify those investment and capital plans which can generate the positive NPV and which can contribute an increase in the net value of their firm and the corporation. और जब वो ये करेंगे तो उनका ऑब्जेक्टिव जो शेयर होल्डर्स का है वो अचीव हो जाएगा, which is wealth maximization. अब हम देखते हैं मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स डू नॉट मैक्सिमाइज वैल्यू, देयर इज ऑलवेज द थ्रेट ऑफ ए हॉस्टाइल टेक ओवर। एक और जो थ्रेट मैनेजर्स को है, एक और जो थ्रेट आप देखते हैं वो ये कि अगर जो मैनेजर्स हैं वो डिसीजन सही नहीं ले रहे या किसी भी हवाले से उनकी जो प्रॉफिट है, उनका जो वेल्थ है, उनका जो एक्चुअल वैल्यू है फर्म की वो डिक्रीज होना शुरू होता है, दैट इज बेसिकली द वर्स्ट इंडिकेटर फॉर देम। क्यों? क्योंकि एज ए होल जो फर्म है उसको जो टारगेट कंपेटिटर्स हैं, जो डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर फर्म्स हैं, दे स्टार्ट टारगेटिंग इट और उसके तमाम शेयर्स और कंपनी को बाय करना शुरू हो जाएंगे, उसको टेक ओवर करना शुरू हो, जिसको हम हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं। The further a company stock price falls due to lax management or wrong-headed policies, the easier it is for another company or group of investors to buy up a majority of the shares. और यही इस स्लाइड की पॉइंट के अंदर ये डिस्कस किया कि ये फर्दर जो डिक्लाइन है शेयर प्राइस की, ये दूसरी कंपनियों को, दूसरे ग्रुप्स को
बावर कराती हैं या इंडिकेशन दे देती हैं कि दे कैन ईजिली टेक ओवर द कंपनी रिसोर्सेज बाय परचेजिंग देयर शेयर्स। और ये वही शेयर्स हैं जो कि जब कंपनी इशू करती है विच गिव्स द क्लेम टू द शेयर होल्डर, और जब इस क्लेम को ही आप बाय करना शुरू कर दोगे तो कंपनी और उनकी जो वर्थ है उसका कोई फ़ायदा नहीं और वो टेक ओवर हो जाती है। सो दिस इज बिगेस्ट थ्रेट, जिसकी वजह से जब वो पूरे टेक ओवर हो जाएंगे तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ दोज मैनेजर वर्किंग इन दिस कॉर्पोरेशन, बिकॉज द न्यू मैनेजर्स, द न्यू कंपनीज, दे कैन easily take over their jobs. They are in this situation where they can easily replace them with their part of the management. The old management team is then likely to find themselves out on the street and their place is taken by a fresh team, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि this is a simple takeover, this is a simple shifting process, जहाँ पे जो नया ग्रुप है जब वो टेक ओवर करता है एक ऐसी क्लमजी कॉर्पोरेशन को जिसकी शेयर प्राइसेस गिर रही हैं, जो कि मार्केट के अंदर कैपिटलाइज नहीं कर रही, जहाँ के जो टॉप टीयर है, टॉप मैनेजर्स हैं, उनके डिसीजंस बड़े पुअर हैं, बड़े ख़राब हैं, जिसकी वजह से दे कैन नॉट फाइंड दी गुड इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड इन दैट कैपेसिटी दे कैन नॉट जनरेट ए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रोसेसेस, जिसकी वजह से जो नई मैनेजमेंट टीम है वो जो ओल्ड मैनेजमेंट टीम है उसको रिप्लेस कर देती है, और जो कि बिगेस्ट थ्रेट है मैनेजर्स को। Now, the next point of the question arises, should managers look after the interests of the shareholder? So पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा, are they doing it? Are they following the interests? Are they addressing the interests of the shareholder? इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि आया कि मैनेजर्स को करना चाहिए, उसके शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को देखना चाहिए कि नहीं। For this question we need to understand that in most instances there is little conflict between doing well and doing good. ये जो पॉइंट है ये इस चीज़ की तरफ डिस्कस कर रहा है कि you got to understand, आपको ये चीज़ सोचनी है कि आया कि एक अच्छी परफॉर्मेंस और एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। तो फाइनेंस थ्योरी के अंदर, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जब हम ये बात करते हैं कि डूइंग वेल, सो दैट मीन्स यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेट वैल्यू ऑफ द होल वैल्यू ऑफ द फर्म, इसका मतलब है जो शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव है, जो इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पा रहा है, और जिसकी वजह से उनका रिटर्न भी इंक्रीज है, जिसकी वजह से जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजमेंट है वो भी प्रोटेक्टेड है, उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, दे कैन ईजिली सर्वाइव इन ए कमिंग पीरियड। और doing good basically, are they are simple making a profit without engaging into the wealth maximization processes. So should the manager look after the interests of the shareholders can be addressed by identification process through identifying the two terminologies, either they are doing good, contributing to the overall value of the firm, or either they are just simply managed to make a profit. So the profitable firms are those with satisfied customers and loyal employees and vice versa. तो हमें पता चला कि उसका जो मेन इंडिकेटर है, जो फर्म का जो मेन क्राइटेरिया है, द फर्म्स हु आर डूइंग वेल, दैट इज बेसिकली दे आर एड्रेसिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, और स्टेक होल्डर्स के अंदर ना शेयर होल्डर्स हैं, वहाँ पे आपके मैनेजर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वहाँ पे आपके क्लाइंट्स हैं, वहाँ पे आपके कस्टमर्स हैं। और हमें ये पता चलता है कि जी जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस चल रहे होते हैं वो जब मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग प्रोडक्ट मार्केट में जाते हैं तो जो कंज्यूमर्स हैं, इफ़ दे आर सेटिस्फाइड एंड दे आर हैप्पी विद द हैप्पी फेसेस, सो दैट कैन बी इंडिकेटेड एंड रिफ्लेक्टेड इन द इंक्रीज इन द शेयर प्राइस। और इस सिलसिले के अंदर जो अच्छी और जो फर्म्स हैं जो कि एक अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, दे आर मेकिंग श्योर दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द वैल्यू ऑफ द फर्म, और कंपेयरिंग टू दोज जिनकी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन नहीं हो रही, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं हो रही, किसी भी वजह से कोई
पुअर प्लानिंग की है या डिसीजन सही ले नहीं पा रहे, जिसके कस्टमर्स जो हैं उनकी कंप्लेन ज़्यादा आ रही हैं, उनकी प्रोडक्ट्स जो स्पेसिफिकेशन आपके जो रिजल्ट्स हैं प्रोडक्ट के वो सही नहीं है. सो दैट बेसिकली रिफ्लेक्टेड इन द शेयर प्राइस इन अ डिक्लाइनिंग मैनर, और जिसकी वजह से उनको थ्रेट्स होने शुरू हो जाते हैं. उनको दे गॉट टू लूज देयर जॉब, देयर प्लेसेस, देयर इज अ थ्रेट टू समबडी गोइंग टू टारगेट देयर वेल्थ एंड दे विन हॉस्टाइल टेक ओवर प्रोसेस गोइंग ऑन. तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो क्वेश्चन है इसका एड्रेस इस पॉइंट पे होगा कि मैनेजर दे शुड लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उनका भी जो इंटरेस्ट है, जो इनके बोनसेज हैं और जो भी इनकी इनकम है और जो भी इनकी एक जॉब है वो सिक्योर्ड रहे. Ethical issues do arise in business as in other walks of life. When we say that the objective of the firm is to maximize shareholder wealth, we do not mean that anything goes away. So हमें इससे पता चला कि जनाब आपकी जैसे डेली लाइफ के अंदर डिफरेंट एथिकल इश्यूज हैं जिसके अंदर यू गॉट टू बी बिहेव लाइक ए गुड पर्सन, आपकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपने उसको एड्रेस प्रॉपर्ली करना है, आप अपनी एप्लीकेशन पूरी तरीके से अदा कर पा रहे हैं. तो एक जो मैनेजर है वो भी डिफरेंट नहीं है, वो ही इज़ ए ह्यूमन बीइंग एंड द कॉर्पोरेट इज़ बेसिकली टर्म्ड एज ए पर्सन, इज़ ए लीगल एंटिटी. और उसके अंदर भी आपको उन बिजनेसेस की तरफ, उन एक्टिविटीज़ की तरफ जाना चाहिए जो कि आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट दें. और इसी सिलसिले के अंदर जब हम बात करते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, सो दैट मीन्स कि नथिंग हैज़ बीन टेकन अवे, कि कोई लॉस नहीं हो रहा, आपकी स्टॉक्स नहीं बिक रहे मार्केट के अंदर, कोई रॉन्ग सिग्नल्स नहीं जा रहे. इन बिजनेस एंड फाइनेंस एज इन द अदर डे टू डे अफेयर देयर आर अनरिटन इम्प्लिसिट रूल ऑफ बिहेवियर. एंड ऑब्वियसली जैसे एक इंसान है जो अपनी डेली लाइफ के अंदर डिफरेंट लोगों से इंट्रैक्शन करता है, तो बाज़ ऐसे राइट्स हैं, रूल्स हैं जो कि रिटन फॉर्म में नहीं होते, बट यू गॉट टू ऑब्जर्व इट, यू गॉट टू कंप्लाई विद दैम. कि आपने किसी से बात करनी है, किसी से अगर कोई डील हुई है तो यू गॉट टू बी वेरी अप टू दैट मैनर, आपने उसको एड्रेस अच्छे तरीके से करना है, अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी अच्छी तरीके से देनी है. इसी तरह बिजनेस एंड फाइनेंस के अंदर ये बताया गया आपको कि आपके कुछ हिडन रूल्स होते हैं, अनरिटन रूल्स होते हैं, यू गॉट टू फॉलो देम एंड यू गॉट टू अडेयर देम. टू वर्क एफिशिएंटली टुगेदर वी नीड टू ट्रस्ट ईच अदर. और इसी सिलसिले में ये जो एजेंसी प्रॉब्लम है ये एड्रेस कैसे होगा कि यू गॉट टू मेक श्योर दैट यू गॉट टू बिल्ट अप दैट ट्रस्ट, सॉर्ट ऑफ ए ट्रस्ट. और वो ट्रस्ट किसके दरमियान है? शेयर होल्डर्स, जो कि एक रिचेस्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जो कि ओनर्स हैं, एंड प्लस दोज हु आर बेसिकली द मैनेजर्स, जो कि अथॉरिटी दी है शेयर होल्डर ने कि दे शुड गवर्न और मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन. तो अगर इनके दरमियान एक कोई ट्रस्ट का फैक्टर डेफिसिट होगा, सो दैट इज ए बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर बोथ ऑफ देम एंड दैट इज somehow very critical for the overall performance of the firm. Dear students, अब देखते हैं how to calculate present values. The present value basically can be defined as discount factor, which is basically the present value of $1, and the discount factor can be used to compute the present value of any cash flow. तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू है बेसिकली हमने रिसेंटली अभी जो स्टडी की है उसमें हमने ये देखा है कि आपकी जो रियल एसेट्स हैं जिसके अंदर कॉर्पोरेशंस इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, उसको वैल्यू कैसे करना है, उसकी एक्चुअल वर्थ कैसे फाइंड आउट करनी है थ्रू दी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया, जिसमें हमने देखा जो भी आपकी एक फ्यूचर पे ऑफ है, फ्यूचर अमाउंट है, उसकी एक्चुअल वर्थ आज की डेट के अंदर, आज के दिन क्या बनती है. सो यू गेट द हेल्प आउट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया, जिसकी कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे वही बताया गया है कि जो एक डिस्काउंट फैक्टर है, जो आप मल्टीप्लाई करते हो आप किसी भी फ्यूचर पे ऑफ वैल्यू से, तो आपको एक प्रेजेंट वैल्यू दे देती है, उसकी वर्थ बता देती है, उसकी इन्वेस्टमेंट की या पे ऑफ की वैल्यू दे देती है, जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी
$1 है। इसके अंदर जब हम आगे चलते हैं तो पता चला कि जो डिस्काउंट फैक्टर है उसको मैथमेटिकली हाउ यू गोइंग टू डिफाइन इट, कि इट इज बेसिकली 1 डिवाइड बाय दिस R, and R is basically your interest rate. Let it be any interest rate, 7%, 8%, 9%, etc. And that T denotes periods. 1 year up till 10 years, etc. or more. Now the present value can be find out. The present value is equal to discount factor into payoff, which is equal to C1 divided by 1 plus R1. और इसी में हमने देखा जो डिस्काउंट फैक्टर है दैट इज गिवन एट द बॉटम, और इससे आप प्रेजेंट वैल्यू जो आपके फ्यूचर पे ऑप्स हैं उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। और यही जो प्रेजेंट वैल्यू है व्हेन वी गोइंग टू रिप्लेस 1 with T allows the formula to be used for cash flow that exists at any point in time। और इसलिए हमने यहां पे देखा कि आपका ये जो T है and that is given here, जब आप T को रिप्लेस कर लेते हो from 1 2 3 up till etc. जितने भी टाइम पीरियड से, so that is basically जो भी आपकी कैश फ्लो ईयर 1 के अंदर, ईयर 2 के अंदर, ईयर 3 में एग्जिस्ट करेगी, that been replaced with the 1 year कैश फ्लो, और उसे आप सम अप करके आप उससे उन तमाम कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू भी आइडेंटिफाई या फाइंड आउट कर सकते हो। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर अगर हम पढ़ें इसको, सपोज यू विल रिसीव ए सर्टेन कैश इनफ्लो ऑफ $100 नेक्स्ट ईयर, सो योर C1 becomes $100 and the rate of interest on 1 year US Treasury note is 7%, जो कि आपकी एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट थी। व्हाट वुड बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो, और हमने पहले जैसे फाइंड आउट किया और आइडेंटिफाई किया कि आपकी यही कैश फ्लो जो है, जब हम देखते हैं कि C0 जो कि आफ्टर 1 ईयर के अंदर थी, और इसके अंदर जब हम डिस्काउंट करते हैं जो आपका बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि ये आपको जो रेट है वो उस सिक्योरिटी से मिलना था अगर आप इस इन्वेस्टमेंट की जगह इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट अल्टरनेटली बिकम योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिस्काउंटिंग रेट। तो इसके बाद जो आपके रिजल्टेड अमाउंट है दैट इज बेसिकली $94। लेकिन अगर हम और जब हम देखते हैं कि सपोज यू विल रिसीव ए सर्टेन कैश इनफ्लो ऑफ $100 in 2 years and the rate of interest on the 2-year US Treasury note is 7.7%, what would be the present value of your 2 cash inflows, year 2 cash inflow? तो इस वैल्यू, अगर ये वैल्यू जो है, suppose you will receive a certain cash inflow of $100 in 2 years, C2 is equal to $100 and the rate of interest in 2-year US Treasury note is 7.7%, what would be the present value of year 2 cash inflow? और जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस इंटरेस्ट रेट की इंक्रीज होने की वजह से आपकी अब जो रिजल्टेड अमाउंट है दैट रिड्यूस टू 86.21। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं जो आपको कैश इनफ्लो 2 साल के बाद मिलनी है, उसकी जो वर्थ है, उसकी जो वैल्यू है आपकी उस अमाउंट से कम है जो कि आपको टाइम पीरियड ईयर 1 के बाद मिलनी थी। एक और एग्जांपल की तरफ देखते हैं। यू जस्ट बॉट अ न्यू कंप्यूटर फॉर $3,000
The payment terms are 2 years, same as cash. If you can earn 8% on your money, how much money should you set aside today in order to make the payment when due in 2 years? तो इसमें जब हम आगे चलते हैं तो हम आइडेंटिफाई ये कर पाते हैं कि आपके पास एक न्यू कंप्यूटर की जो आप कहते हो दैट इज बेसिकली योर पे ऑफ. डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं जिसमें लिखा है यू जस्ट बॉट अ न्यू कंप्यूटर फॉर $3,000. द पेमेंट टर्म्स आर 2 years, सेम एज कैश. If you can earn 8% on your money, how much money should you set aside today in order to make the payment when due in 2 years? तो यहाँ पे आपको पता चला कि जो आपकी अमाउंट है 3,000, that is investment, और पेमेंट टर्म्स का जो टाइम पीरियड दिया है दैट इज बेसिकली 2 years. And if you can earn 8% on your money, which is becomes your discount rate, क्योंकि आप ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है 3,000 उस पे 8% कमा सकते थे. So that becomes your R, which is equal to 8%. तो यहां से आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितनी अमाउंट आप के पास होनी चाहिए ताकि आप तमाम पेमेंट इस कंप्यूटर को बाय करने के लिए कर सको, जो कि 3,000 है. तो इसको फाइंड आउट करते हैं. अगर हम इस 3,000 जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट थी, इसको हम डिस्काउंट करेंगे 8% पे फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, देन यू मस्ट सेट aside a cash of $2,572. Now the present value can be added together to evaluate multiple cash flow. और ये जो कैश फ्लोज हैं C1 डिवाइड बाय 1 प्लस R रेज टू द पावर 1 प्लस C2, अगर आपके पास दूसरे साल की कैश फ्लो है, डिवाइड बाय 1 प्लस R रेज टू पावर 2, और इसको मजीद ऐड करते जाएंगे. तो पता ये चला कि आपकी जितनी भी कैश फ्लोज हैं, लेट्स से वो आपको ईयर 1 के अंदर मिलेगी, ईयर 2 के अंदर मिल रही है, ईयर 3 में, एंड सो ऑन. तो यू कैन इंडिविजुअल बेसिस पे आप इसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करोगे. एंड अगर हम इस फार्मूले को मजीद कम्प्रीहेंसिव वे में देखना चाहें तो इसको हम डिस्काउंट कैश फ्लो फार्मूला भी कहते हैं, जिसमें यू टेक द सम ऑफ ऑल द कैश फ्लो डिस्काउंटेड ऑन द स्पेसिफिक रेट, और उससे आप एक प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे अपने तमाम फ्यूचर कैश फ्लो की. और इसमें यह बताया गया इफ $1 tomorrow is worth less than $1 today, one might suspect that $1 the day after tomorrow should be worth even less. और यही ये बताया गया कि जो भी $1 की वर्थ है वो जो आपको 2 साल में मिलनी है या कल मिलनी है, उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी कंपेयरिंग वो अमाउंट जो कि आपको डे आफ्टर टुमारो, यानी कि आपको अगले कल मिल रही है, एक नेक्स्ट पीरियड के अंदर ऐड अप होकर हो रही है. और ये एक सेंसिबल अप्रोच भी है, क्योंकि जो आप इंटरेस्ट रेट कमाओगे पहले साल के अंदर और फिर दूसरे साल के अंदर और फिर तीसरे साल के अंदर, जो आपका इंटरेस्ट रेट तीसरे साल में मिलेगा, अगर हम उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट अप्लाई करेंगे तो यू कैन फाइंड आउट कि उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी कंपेयरिंग टू योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन द ईयर 1. इधर नीचे देखते हैं, बट लेट्स अज्यूम गिवन $2, one received a year from now and the other 2 years from now. The value of each is commonly called the discount factor. Assume R is equal to 20% and R2 is equal to 7%.
आपके पास ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको $1 1 साल के बाद मिल रहा है और दूसरा डॉलर आपको दूसरे साल में मिलेगा। द वैल्यू ऑफ ईच इज कॉमनली कॉल्ड द डिस्काउंट फैक्टर, जो भी एक डिस्काउंट फैक्टर, जैसे हमने कहा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द $1। अगर हम एज्यूम करें कि जो रिटर्न है, जो इंटरेस्ट डिस्काउंट रेट है वो 20% है, जो ये पहले डॉलर का है जो आपको पहले साल के अंदर मिलेगा, और जो R2 है दैट इज बेसिकली डिस्काउंट रेट ऑफ दैट डॉलर जो कि आपको दूसरे साल में मिलेगा। तो उस पे जो डिस्काउंट फैक्टर है, अगर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंपल डॉलर निकालें तो हमें पता चले कि सिंस के पहले डॉलर जो आपको मिलना है पहले साल के अंदर उसका डिस्काउंट फैक्टर ज़्यादा था, उसका जो डिस्काउंटिंग रेट है वो ज़्यादा था, उसकी जो प्राइस है यहाँ पे हम देखते हैं 80.83 सेंट्स है। So that means that 83 is basically discounted at 0.20, जो कि 1 साल के बाद आपको $1 के अगेंस्ट वैल्यू निकली। जब हम इसको 0.07% पे देखते हैं जो कि डिस्काउंटिंग रेट कम है कंपेयर टू इन द ईयर 1, तो इस पे आपको जो $1 पे प्राइस है, जो उसकी वैल्यू है जो निकली, वो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर से ज़्यादा थी। तो हम देखते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर चूंकि देयर इज ए शिफ्ट इन द इंटरेस्ट रेट, इन द डिस्काउंटिंग रेट, उसकी वजह से आपकी जो डॉलर की वैल्यू है, वर्थ भी, उसके भी स्टैटिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। क्योंकि हमने ये स्टडी किया कि जो डॉलर आपको परसों मिल रहा है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो भी एक आपकी प्रॉमिस अमाउंट है, वो वर्थ वाइज लेस होगा कंपेयर जो आपको डॉलर कल मिल रहा है। सो इस सिचुएशन के अंदर ऑपोजिट हो जाता है, जिसके अंदर बताया गया कि अगर आपका डिस्काउंटिंग रेट चेंज हो और पहले में ज़्यादा डिस्काउंट और दूसरे में कम डिस्काउंट होगा, जो कि 20% और 7% रिस्पेक्टिवली हैं, तो आपको जो ईयर 1 के अंदर एक प्रॉमिस वैल्यू मिल रही है, जो डॉलर मिलेगा, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम होगी कंपेयर टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कमिंग पीरियड इन 2 ईयर। इसी को कंटिन्यू करते हैं एंड वी फाइंड आउट इफ फर्स्ट वी लैंड $1000 फॉर 1 ईयर एट 20%, वी हैव, यहाँ पे अगर हम फ्यूचर वैल्यू अगर फाइंड करें तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू हेयर इज $1000 and then the interest rate given is 20% with year 1. That give you the total amount of $1,200. Let's say if you go back to the bank and borrow the present value of this amount, जो कि आपकी $1,200 थी, at 7%, जो कि बैंक हैप्पीली आपको इस पे लैंड कर रहा है अमाउंट। तो अगर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें, $1,200 डिवाइड बाय 1 प्लस 7% विद द पावर 1, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं इस पे ऑफ की, जो कि $1,200 है, और इसका डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंटेड वैल्यू लेते हैं इसकी, सो दैट बिकम्स $1। तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू 1121 अप्रॉक्सीमेटली आएगी। So if we going to find out the net present value of our investment, we get जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू थी, लेट सपोज हम यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम फाइंड की, दैट इज $1124 माइनस जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट इनिशियल है, दैट इज 1000। तो आपके पास जनरेटेड जो रिजल्ट है दैट बिकम्स 124।
So just imagine in this game of lending and borrowing how much money you can earn without taking risk. और यही जो अमाउंट है आप इसको मजीद डिस्काउंट करते हो, आप फिर लैंड करते हो, फिर बोरो करते हो, एंड जस्ट इमेजिन कि आप इसी लैंडिंग एंड बोरिंग के अंदर यू कैन हाउ मच यू कैन जनरेट. नाउ लेट्स फाइंड आउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट. If we're going to find out the net present value of our investment, we get 121 minus 1200. That give you the result of 121 in total. So if that is a positive figure, that is somehow contributed to your overall net value. And in this situation, we try to figure out, if you keep on doing this or playing this game of lending and borrowing, how much money you can earn without taking any further risks. Of course, this story is completely fanciful. There is no such thing as a money machine. And in well-functioning capital markets, any potential money machine will be eliminated almost instantaneously by investors who try to take advantage of it. और इसमें हमें ये बताया गया कि सिचुएशन जो कि बोरिंग और लैंडिंग की है, जिसमें आप लैंड एक हैंडसम अमाउंट पे दे रहे हो, इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हो, और जो आप बोरिंग कर रहे हो वो लोएस्ट रेट पे कर रहे हो जो कि आपको कॉस्ट पड़ रही है. तो इस सिचुएशन के अंदर अब आपको जो पता है कि फ्यूचरिस्टिक अगर आपकी प्राइस जो है वो 20% है, तो उसके अगेंस्ट जो आप पे ऑफ है फ्यूचर के अंदर, अगर आप उसको बोरिंग कर लेते हो, उसके डिस्काउंटेड जो प्राइस है, यू कैन इजीली टेक द डिफरेंस इन योर पॉकेट एंड वॉक अवे. एंड इफ यू कीप ऑन प्लेइंग दिस गेम ओवर एंड ओवर अगेन, you can become a millionaire, let's say in the period after 150 years. तो इस सारी सिचुएशन के अंदर हमने देखा कि ऐसी सिचुएशन आपको रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं मिलती, लेकिन जस्ट टू फिगर आउट, जस्ट टू सी द इफेक्ट ऑफ दैट इंटरेस्ट डिस्काउंट फैक्टर. और इसी सिलसिले में इन्होंने बताया कि दिस इज ए वेरी फैंसीफुल स्टोरी, ऑब्वियसली जो कि रियलिस्टिक नहीं है. और हम देखते हैं कि जो आपकी वेल फंक्शन कैपिटल मार्केट्स है, कोई भी ये जो पोटेंशियल मनी मशीन है, जिसको हम आमतौर पे आर्बिट्राज सिचुएशन भी कहते हैं, जो कि आपको वो प्रॉफिट है जो कि जब डिस्क्रिपेंसी पैदा होती है, जब एक चेंजिंग है आपकी डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के अंदर, जो स्प्रेड जिसको आमतौर पे कहते हैं, जो कि वेरिएशन या वॉलेटिलिटी को एड्रेस कर रहा होता है, अगर वो एग्जिस्ट करती है, परसिस्ट करती है, तो जो मनी मेकर्स हैं, जो कि जिनको हम स्पेकुलेटर्स या आमतौर पे हम उसको आर्बिट्राजर कहते हैं, दे कैन इजीली कैपिटलाइज ऑन इट एंड बिकम मिलियनियर विद इन ए ईयर. तो जो भी कैपिटल मार्केट है वो इस चीज़ को श्योर करती है कि जो डिस्क्रिपेंसी है प्राइसेस कोटेशन में, इंटरेस्ट रेट में, डिस्काउंट फैक्टर में, जो कि लैंडिंग और आपकी बोरिंग है, उसमें इतना डिफरेंस ना हो जो कि आर्बिट्राज की सिचुएशन पैदा हो. एंड दे बेसिकली कंपेल इन्वेस्टर हु ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, and they basically address all the interests of all the investors. और वो किसी भी सिचुएशन जो कि मनी मेकिंग एक सिचुएशन है उसको एलिमिनेट कर देती है फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. Assume that the cash flows from the construction and sale of an office building is as follows. Given a 7% required rate of return, create a present value worksheet and show the net present value. इस एग्जाम्पल के अंदर एक ऑफिस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन प्लान गिवन है विद रिस्पेक्टिव कैश फ्लोज, जो कि हमने देखा कि एट ईयर 0 जो कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, दैट इज 150,000. ईयर 1 के अंदर भी आपको नेगेटिव इनफ्लो मिल रहा है, एक नेगेटिव फिगर मिल रही है जो कि 100,000, और ईयर 2 के अंदर आपको पॉजिटिव फिगर है जो कि 300,000 मिल रही है. तो इसमें उन्होंने बताया है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो वर्कशीट है वो क्रिएट करें, और हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कि हाउ बेसिकली दे डिड इट. इसमें हमने देखा जो पीरियड एट 0 है वो आपको एक कॉलम में गिवन है, जो कि आपको ये बता रहा है कि नंबर ऑफ ईयर्स के हैं.
जो 8.0 है that is basically T0, that T1 and that is showing at year 2. डिस्काउंट फैक्टर जो आपका है that is 1 और जब हम उस कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास $150 आती है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1.07 जो कि आपका डिस्काउंट फैक्टर था, तो आपके पास जो वैल्यू जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंस दैट वैल्यू जो कैश इनफ्लो पे ऑफ है वो नेगेटिव में है, तो वैल्यू भी आपके पास नेगेटिव में आएगी। एंड इन थर्ड व्हेन वी रिपीटेड द ईयर 2 कैश फ्लो, उसकी जब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि ऑब्वियसली ये डिस्काउंट फैक्टर है, और उससे मल्टीप्लाई करेंगे आपकी जो कैश इनफ्लो से है, देन यू विल रिजल्ट इन ए पॉजिटिव वैल्यू। और जब इसको सम करेंगे दैट बिकम्स $18,400। दैट इज ए टेबल or worksheet in order to find out the present value, which is basically the net present value of your investment. So this discount factor basically showing कि what is the present value of your $1 जो कि ये given है, and if that cash flow in dollars we can easily multiply it to find out the actual present value. और इसकी तमाम जो समीशन है सम करेंगे एंड देन वी टेक द डिफरेंस फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू गेट द एनपीवी। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको देखते हैं। एंड इन मैथमेटिकली जो प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड की गई यहाँ पे, तो वहाँ पे पता चला कि अगर 7% आपका डिस्काउंट रेट है, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ C1 इज $93,500 जो कि नेगेटिव फिगर थी। इसमें जब ऐड करते हैं आप जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 2 है जो कि $261,900 थे, तो आपके पास जो सम के बाद जो फिगर आएगी जो तमाम प्रेजेंट वैल्यू है कैश फ्लोज की, दैट इज $168,400 है। अब इसको जब आप डिफरेंस लेंगे एनपीवी का, जो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज, और इसमें जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आके आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है जिसको आप C0 कहते हैं, उसमें जब आप डिफरेंस लेंगे देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट एज शोन इन द प्रीवियस वर्कशीट विच इज $18,400। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि जो आपकी डिफरेंट कैश फ्लोज हैं जो कि आपकी अल्टरनेटिव ईयर्स के अंदर गिवन है, उसको कैसे कैलकुलेट किया गया और उसकी वर्कशीट कैसे बनाते हैं, और जब उसको मैथमेटिकली हमने अप्लाई किया तो यू कैन इजीली फिगर आउट कि जो आपके नेट प्रेजेंट वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव आ जाएगी तो यू कैन इजीली say that this is basically the contributed to the net value. Let's move on the next slide, which is basically the summary whatever we discussed. We discussed the calculations of NPV and return rate of return. Let's move on the summary slide, which shows the topics that we discussed so far. Number 1 is calculations of net present value and rate of return, और जिसमें हमने ये फाइंड आउट किया कि किसी भी इन्वेस्टमेंट्स का जब आप उसको चॉइस कर रहे होते हैं, जब आप उसको चूज कर रहे होते हैं, तो यू गॉट टू फॉलो द 2 बेसिक रूल्स विच इज बेसिकली द एनपीवी एंड द रेट ऑफ रिटर्न रूल, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल में देखा जहां पे आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स थी एंड यू हैज गिवन ए टास्क टू वैल्यूएट आइदर ऑफ देम एंड चूज ऑन द बेसिस ऑफ विच इज मोर वर्थवाइल। और इस सिलसिले में हमने देखा कि जो एनपीवी एंड आरओआर है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यू कैन चूज दैट। The managers and the interest of shareholders, obviously they got a different interests. Managers, they are the appointed body and appointed by the owners, which is basically the shareholders. और दरमियान में हर एक ग्रुप का डिफरेंट इंटरेस्ट है जो कि हमें प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम पे ले जाता है, और
जिस पे हमने ये आइडेंटिफाई किया, जिसमें 2 क्वेश्चंस थे, डू मैनेजर एड्रेस द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर और शुड दे। सो इसमें हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की एंड वी ट्राई टू एवेल्युएट डिफरेंट रिजल्ट्स एंड देन द फंडामेंटल स्टडी रिजल्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट थे डिस्कस करने के लिए कि जो मैनेजर है और जो शेयर होल्डर है, जब शेयर होल्डर मैनेजर को कोई ऑब्जेक्टिव देता है तो मैनेजमेंट के पास, जो कॉर्पोरेशन चला रहा है, उसके पास क्या ऑप्शंस हैं और उसको क्या एड्रेस करना चाहिए, और शेयर होल्डर के पास साइमल्टेनियस क्या ऑप्शंस हैं और एक दूसरे को कैसे वो हेल्प आउट कर सकते हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंटली ये फाइंड आउट किया कि देयर मस्ट बी ट्रस्ट फैक्टर इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। देन वी चेक द वैल्यूइंग द लॉन्ग लिव्ड एसेट, जिसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू का क्राइटेरिया फॉलो किया, जो कि पहले रिस्ट्रिक्टेड था एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट इफ वी गॉट द मल्टीपल पे ऑफ्स द कैश फ्लोज इन द कमिंग पीरियड, हाउ टू कैलकुलेट इट। जिससे हमने ये देखा कि जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है विच इज बेसिकली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डॉलर, वो कैसे वैल्यूएट करेगा जो कि डॉलर आपको कल मिल रहा है या जो डॉलर आपको परसों मिलेगा। और जब हमने देखा तो पता चला कि डॉलर विच यू आर रिसीविंग इन द कमिंग ईयर और कमिंग और टुमारो, बेसिकली दैट वर्थ more as compared to whatever you getting day after tomorrow। तो इसी के बाद हमने 1-2 एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी। थैंक यू वेरी मच।